वी आर गोइंग टू स्टडी वमन विरेचन व्यापद सिद्धि अध्याय। वमन विरेचन व्यापद सिद्धि अध्याय में आता क्या क्या है, तो इसमें जैसे बस्ती व्यापद, स्नेह व्यापद, इसमें बस्ती के बारे में बताया गया था, बस्ती के होने वाले व्यापदों के बारे में, और बस्ती कैसे देते हैं उसके बारे में बताया गया था। बस्ती के इसमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए वो इसके पहले के अध्यायों में बताया गया था। इस अध्याय में वमन कर्म कैसे करना चाहिए और उसके व्यापद क्या क्या हैं, विरेचन कर्म कैसे करना चाहिए और उसके व्यापद क्या क्या हैं, व्यापद मतलब कॉम्प्लिकेशन, और उनकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, ये सब चीजें वमन विरेचन व्यापद सिद्धि अध्याय में बताया है। तो अब हम एक एक चीज को देखना चालू करते हैं। सबसे पहले वमन विरेचन कब करवाना चाहिए, तो हमको तो पता है कि वमन विरेचन जो है वमन करवाना चाहिए वसंत ऋतु में, विरेचन करवाना चाहिए शरद ऋतु, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत और शिशिर, हेमंत और शिशिर यूजुअली साथ पकड़े जाते हैं। तो ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत और शिशिर ये तीव्र ऋतु है। तीव्र मतलब ग्रीष्म में बहुत गर्मी होती है, वर्षा ऋतु में बहुत बारिश होती है, अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो बाप रे बाप। हेमंत और शिशिर ऋतु में बहुत ठंडी होती है। तो इन ऋतुओं में पंचकर्म करना ठीक नहीं होता। इसीलिए पंचकर्म कौन से ऋतु में करने चाहिए, प्रावरुट, प्रावरुट मतलब बारिश के पहले वाला काल। यूजुअली इट कम्स बिटवीन द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जून टिल फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो ये जो काल है बारिश के पहले वाला काल, ये प्रावरुट काल है, जिसमें बारिश होती तो है लेकिन बहुत थोड़ी होती है, छींटे पड़ते हैं, कभी कभी आती है। उसके बाद शरद ऋतु, शरद ऋतु इज आफ्टर अक्टूबर बिफोर दिसंबर कम्स। सो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर टू सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में हम आज की तारीख में शरद ऋतु मान सकते हैं। और वसंत ऋतु, वसंत ऋतु मतलब मार्च अप्रैल, फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ मार्च टू द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल इज समवॉट वसंत ऋतु। इन तीनों ऋतुओं में पंचकर्म करना चाहिए। क्यों, तो ये तीन ऋतु जो हैं वो तीव्र नहीं होते। अब गर्म प्रावरुट में गर्मी खत्म होना चालू हो जाती है और बारिश पूरे जोर में नहीं आती, तो वातावरण जो है वो ज्यादा ठंडा भी नहीं होता, ज्यादा गर्म भी नहीं। सिमिलरली इज द केस विद शरद, शरद ऋतु में अक्टूबर हीट जो है वो खत्म होना चालू हो जाती है और पूरे बल में ठंडी नहीं आई हुई होती, तो अनुष्ण शीत, ज्यादा गर्म नहीं ज्यादा ठंडा नहीं। सिमिलर इज विथ वसंत ऋतु, जनवरी फरवरी का जो ठंडी का महीना है वो चला जा रहा है और मार्च अप्रैल में पूरे जोर में ग्रीष्म ऋतु नहीं आ रहा। तो इन तीन ऋतुओं में वमन और विरेचन का योग्य काल बताया। अब रुग्ण के केस में वमन और विरेचन के बीच में स्नेहन और स्वेदन दिया हुआ होना चाहिए, तो वमन और विरेचन का योग्य काल है। मतलब बिना स्नेहन और बिना स्वेदन के वमन विरेचन नहीं देना चाहिए। एक बार आप बस्ती दे दोगे चलेगा, बस्ती दे दोगे चलेगा, अगर बिकॉज हम बस्ती जो देते हैं वो वात शमन के लिए देते हैं ज्यादा करके। तो बस्ती में वात शमन होता है, वात शरीर से निकलता नहीं, वात शमन होता है। अगर आप कफ या पित्त के लिए बस्ती दे रहे हो तो आपको स्नेहन स्वेदन करना है, लेकिन अगर आप वात के लिए दे रहे हो
वात दोषाधिक्य के लिए दे रहे हो तो आप बिना स्नेहन स्वेदन के बस्ती दोगे तो भी चलेगा। इसीलिए मात्रा बस्ती में हम क्या करते हैं, 30-30, 40-40, 60-60 दिन तक बस्ती देते हैं, लेकिन स्नेहन स्वेदन नहीं देते ओपीडी लेवल। तो बिना स्नेहन स्वेदन के बस्ती कर्म करोगे तो चलेगा, लेकिन वमन और विरेचन बिना स्नेहन स्वेदन के नहीं करवाना चाहिए। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे उदर है, तो उदर रोग में स्नेहन बिना करवाए विरेचन देते हैं। नित्यम एव विरेचयेत, अगर आपको उदर रोग का चिकित्सा सूत्र याद हो तो उस विरेचन में हम बिना स्नेहन के विरेचन देते हैं। तो अदरवाइज स्नेहन और स्वेदन दोनों देना जरूरी है, और ये देखना जरूरी है कि इस स्नेहन और स्वेदन के युगल का, युगल मतलब ड्यूओ, इसका अंत जो है वो हमेशा स्नेहन से होना चाहिए। मतलब स्नेहन स्वेदन हम अगर उसी दिन दे रहे हैं तो एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस लास्ट डे पे सिर्फ स्नेहन दिया जाए, स्वेदन नहीं दिया जाए। उसका कारण यह है कि स्वेदन से शरीर से वाटर कंटेंट निकल जाता है। तो अगर स्वेदन के बाद हमने विरेचन दे दिया या स्नेहन के बाद हमने वमन दे दिया तो व्यापद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए पेशेंट को जब हम वमन विरेचन के लिए रेडी करते हैं तो 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन स्नेहन देते हैं और एक एक दिन कम हम स्वेदन देते हैं। या फिर हम मतलब बेसिकली अगर आपने 3 दिन स्वेदन दिया तो 4 दिन स्नेहन देना है। यहाँ पर स्नेहन जो है दैट इज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब स्नेहन और विरेचन में संबंध बताया है उन्होंने कि कुछ रोग ऐसे हैं जिसमें हम सिर्फ स्नेहन या थोड़ा सा स्वेदन देके विरेचन कर सकते हैं, स्वेदन देने की भी जरूरत नहीं होती। जैसे विसर्प है, पीडिका है, शोफ है, कामला है, पांडु, विष और अभिघात। इन व्याधियों में अगर आपने देखा तो या तो वात बहुत बड़ा हुआ होता है या तो पित्त बहुत बड़ा हुआ होता है। जैसे कामला है, पांडु है, विसर्प है, पीडिका है, ये सब पित्तज रोग। विष, अभिघात, इसमें त्रिदोषज रोग। तो इसमें दोष ऑलरेडी बढ़े हुए हैं बहुत सारे, तो उनमें सिर्फ स्नेहन अति मात्रा में देके आप विरेचन कर सकते हो। अति मात्रा में स्नेहन देके विरेचन कराना मतलब क्या, आपको पूरा स्नेह शरीर में जाने तक रुकने का जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू गिव अ लॉट ऑफ डेज ऑफ स्नेहन। आप एक ही बार में स्नेहन की पूर्ण मात्रा देके उसी दिन आप विरेचन दे सकते हो या विरेचन करवा सकते हो। आपको 3, 5, 7 दिन रुकने का जरूरत नहीं है। स्निग्ध शरीर हो, अगर पेशेंट का शरीर स्निग्ध हो तो उसको रुक्ष विरेचन देना चाहिए। रुक्ष विरेचन मतलब विदाउट स्नेहन विरेचन देना चाहिए या फिर रुक्ष विरेचन औषधि देनी चाहिए। और रुक्ष शरीर को स्निग्ध विरेचन औषधि देनी चाहिए। अगर पेशेंट का शरीर रुक्ष हो तो उसको स्निग्ध करा के विरेचन औषधि देनी चाहिए या फिर उसको एरंडी के तेल के जैसे स्निग्ध विरेचन देना चाहिए। तो ये स्नेहन और विरेचन का संबंध उन्होंने बताया है। और जिसका शरीर स्निग्ध है उसको रुक्ष विरेचन देने की जरूरत होती है, और जिसका शरीर रुक्ष है उसको स्निग्ध विरेचन देने की जरूरत होती है। अब विरेचन औषधि का काल क्या होना चाहिए? वमन औषधि का काल तो सबको पता है,
कफ काल में विरेचन, कफ काल में वमन देना चाहिए। कफ काल कौन सा आता है? उठने के बाद, हम जब उठते हैं तो उसके बाद तुरंत वाला जो काल है वो कफ काल। तो कफ काल में वमन देना चाहिए। विरेचन औषधि जो है वो वात काल में देनी चाहिए, मतलब कफ काल के भी पूर्व। तो अगर हम ये माने कि 6 से 10 तक का काल कफ काल है, तो 6 से पहले का काल, सुबह 6 से पहले का काल जो है वो वात काल है। तो इसीलिए विरेचन औषधि जो है ये मतलब पित्त काल में देना सबसे अच्छा होता है। स्नेह और स्वेद किए हुए शरीर में जरणोपरांत दिया जाता है। जरणोपरांत मतलब पुराना खाना पचने के बाद, पुराना खाना पचने के बाद। अब पित्त काल में जब सुबह हम विरेचन औषधि दे रहे हैं तो सुबह का काल जो है वो तो वात काल है, और विरेचन पित्त के लिए काम करता है। तो वात काल में विरेचन औषधि क्यों देते हैं? उसका कारण ये है कि विरेचन औषधि जो है ये अपना कार्य जो चालू करती है ये 4 से 5 घंटे के बाद चालू करती है। तो जब हम सुबह 5 बजे के आसपास विरेचन औषधि दे, तो भले वो वात काल है लेकिन विरेचन औषधि का जरण होके, वमन औषधि में जरण होना अपेक्षित नहीं होता। वमन औषधि जैसे ही आपने दे दिया उस पे अग्नि का संस्कार होना अपेक्षित नहीं होता। तो अभी मैंने वमन औषधि दे दी और आधा घंटे में वमन होना चालू हो गया, तो इसीलिए हम कफ काल में वमन औषधि देते हैं। लेकिन विरेचन औषधि जो है वो हम वात काल में इसलिए देते हैं क्योंकि वात काल के बाद कफ काल आने वाला है और कफ काल के बाद पित्त काल आने वाला है। तो जब 11 बजे के बाद पित्त काल चालू होने वाला है तब उस दवा का कार्य होना अपेक्षित है। तो इसीलिए हम सुबह 5 बजे देते हैं ताकि 5 से 6 घंटे उसका अग्नि का संस्कार होके जब पित्त काल आ जाएगा तब विरेचन औषधि का कार्य चालू हो जाएगा। तो स्नेह और स्वेद किए हुए शरीर में जरण के उपरांत, मतलब खाना पचने के बाद विरेचन औषधि देना उत्तम कार्य करता है। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना जरूरी है कि आपका जो पुराना खाना है वो जरण हुआ हुआ होना चाहिए। अगर बिना जरण किया गया खाना या अग्नि खाने को पचाने में अभी भी अगर व्यस्त है, तब विरेचन औषधि पचा नहीं पाएगी, उसका जो कार्य है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए सुबह 5 बजे का जो काल है वो विरेचन औषधि देने के लिए सबसे उपयुक्त काल है। क्यों? क्योंकि रात का खाना 5 बजे तक पचा हुआ होता है, अग्नि इज फ्री। अजीर्ण में अगर विरेचन औषधि दें तो ग्लानि आ सकती है। ग्लानि मतलब चक्कर, विबंध हो सकता है, विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन, या फिर गैस नहीं निकलना, और दिए हुए द्रव्य का वमन भी हो सकता है। जो हमने विरेचन के लिए दवा दिया है वो मुख से बाहर भी आ सकती है। ये द्रव्य लेते समय मन को एकाग्र करना जरूरी है, और बाकी कामादि से मुक्त, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब चीजों से मुक्त होना जरूरी, मतलब फोकस करके दवा लेना जरूरी, फोकस करके दवा लेना जरूरी है। अब यहाँ पर उन्होंने 3 एग्जाम्पल्स दिए, स्नेह, स्वेद और द्रव्य, इनका कार्य कैसे होता है। तो जैसे हम किसी बर्तन में स्नेह लगा दिया, किसी बर्तन में अगर हमने स्नेह लगा दिया तो उस पे कोई भी चीज चिपकती नहीं है। ज्यादा करके जब हम केक बनाते हैं या मैदे का कोई चीज बनाते हैं तो हम उसमें बटर पेपर लगा के उस पे थोड़ा सा घी लगा देते हैं या बटर लगा देते हैं। क्यों?
तो जब उसका कार्य पूरा हो जाए तो जो चीज हमने उसमें रखी है वो चिपके नहीं। तो जैसे स्नेह बर्तन को कुछ चिपकने नहीं देता, वैसे ही स्नेहन किया हुआ शरीर दोषों को लीन नहीं होने देता। लीन नहीं होने देता मतलब दोषों को शरीर पे चिपका हुआ नहीं होने देता, कोष्ठ में फ्री फ्लोइंग रखता है। तो ये फ्री फ्लोइंग होने की वजह से वमन या विरेचन से हम उसको निकाल सकते हैं। स्वेदन में जैसा अग्नि जो है वो अग्नि गीली लकड़ी में से पानी का अंश निकाल देता है, वैसे ही स्वेदन किया हुआ शरीर जो है ये इन दोषों को शरीर से मुक्त कर देता है। मुक्त मतलब कोष्ठ की तरफ प्रयुक्त कर देता है, उनका चलन बढ़ा देता है, उसमें लीन हुआ हुआ नहीं रहता। और द्रव्य, द्रव्य के बारे में बताया है, सर्फ नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने बताया कि जैसे कपड़ा धोती वक्त हम क्षार डालते हैं, क्षार, सर्फ इज व्हाट, सर्फ इज क्षार, इट इज अल्कली। तो कपड़ा धोते वक्त जैसे हम क्षार डालते हैं, ये क्षार जो है ये शरीर से, सॉरी, ये कपड़े से जो मैल है उसको एक झटके में निकाल देता है। वैसे ही वमन और विरेचन के द्रव्य जो हैं ये स्नेहन और स्वेदन से वृद्ध हुए या बढ़े हुए और मुक्त हुए दोषों को एक झटके में निकाल देते हैं। तो ये सब स्लाइड्स रिलेटेड है। हाँ, जब हम लास्ट में उपसंहार वापस से करेंगे तो यू विल सी दैट देयर इज अ क्रम इन बिटवीन दी स्लाइड्स। तो विरेचन औषधि का काल उन्होंने सबसे पहले बताया, विरेचन का काल या वमन का काल, प्रावरुट, शरद और प्रावरुट, शरद और वसंत ऋतु। उसके बाद किस व्यक्ति में विरेचन देना चाहिए उन्होंने बता दिया, और स्नेह युक्त विरेचन कब देना चाहिए, स्नेह युक्त विरेचन कब नहीं देना चाहिए वो बता दिया। उसके बाद उन्होंने विरेचन औषधि का काल बता दिया। विरेचन मतलब यहाँ पर वमन और विरेचन दोनों ले सकते हैं। वमन का काल कफ काल और विरेचन का काल वात काल। ये क्वेश्चन कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है कि वात काल में विरेचन क्यों देते हैं, जबकि विरेचन तो पित्त पे है, तो पित्त काल में विरेचन देना चाहिए। उसका आंसर सिंपल है कि वात काल में विरेचन देंगे तब वो पित्त काल में पच के उसका कार्य होना चालू हो जाए। अब उत्तम औषधि के लक्षण। उत्तम औषधि के लक्षण, ये श्लोक है, बहुत टाइम एग्जाम में आ सकता है इसीलिए मैंने इस श्लोक को लिया है। अल्पमात्रम महावेगम बहुदोष हरम सुखम लघुपाकम सुखास्वादम प्रीणनम व्याधिनाशनम अविकारी च व्यापत्तौ न अतिग्लानिकरं च यत् गंधवर्ण रसोपेतम विद्यात् मात्रावत औषधम। अल्पमात्रम, अल्पमात्रम, अब ये उत्तम औषधि के लक्षण वमन औषधि पे भी चलेंगे और विरेचन औषधि में भी चलेंगे। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि इस पूरे चैप्टर में विरेचन वर्ड यूज हुआ है, लेकिन उस जगह पर वमन और विरेचन दोनों को पकड़ना चाहिए। तो अगर उत्तम विरेचन औषधि यहाँ बताई है तो वो उत्तम वमन औषधि के लिए भी यही गुण उपयुक्त होते हैं। अल्पमात्र, अल्पमात्र मतलब थोड़ी सी मात्रा में भी। महावेगम, महावेगम मतलब ज्यादा वेग लाने वाला। क्यों, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है या वाइवा में पूछा जाता है कि मदन फल श्रेष्ठ वामक द्रव्य क्यों है। मदन फल श्रेष्ठ वामक द्रव्य क्यों है। यष्टि मधु भी दे सकते हैं हम, वचा भी दे सकते हैं हम, इलायची भी दे सकते हैं, ये सभी वमन या वमनोपक द्रव्य हैं। फिर मदन फल की श्रेष्ठता क्या है, तो हम ये लिख सकते हैं कि मदन फल में ये सारे गुण हैं। अल्पमात्रम महावेगम, थोड़ा सा मात्रा में भी अगर मदन फल दिया जाए तो वेग बहुत ज्यादा आते हैं।
बहुदोषहरम सुखम। बहुदोषहरम मतलब मदन फल जो है वो कफ को तो निकालता ही है, साथ ही साथ पित्त को भी निकाल देता है। तो बहुदोषहरम, दोष के प्रमाण भी ज्यादा निकालता है और दोष एक से ज्यादा भी निकालता है। सुखम मतलब आराम लाता है। लघु पाकम, लघु पाकम मतलब जल्दी से पच जाता है, बाकी नहीं बचता। जब वेग खत्म हो जाते हैं तो वमन या विरेचन औषधि शरीर में रहना, मतलब इसके आगे अगर वो खाना खाएगा तो वापस वमन हो जाए। जब तक वो वमन औषधि पूरी तरह से पच नहीं जाए, पूरी तरह से उसका जरण नहीं हो जाए, तब तक वापस वमन होने के चांसेस होते हैं। विरेचन में तो हमको पता है, विरेचन में हम गर्म पानी पिएंगे तो विरेचन औषधि निकल जाएगी, लेकिन वमन में वमन औषधि का पाक होना जरूरी है। तो लघु पाकम मतलब जल्दी से पाक हो जाता है, झट से वेग लाता है और झट से पच जाता है, बॉडी में उसके मेटाबोलाइट्स रहते नहीं है ज्यादा। सुखास्वादम, सुखास्वादम मतलब जो पेशेंट है वो स्वाद से खाए, खाने में अच्छा। प्रीणनम, प्रीणनम मतलब ज्यादा बल को कम नहीं करता। व्याधि नाशनम, जिस व्याधि में दिया गया है या जिस लक्षणों के लिए दिया गया है वो लक्षण कम करता है इमीडिएटली। अविकारी च व्यापत्तौ, अविकारी च व्यापत्तौ मतलब अगर गलती से कम ज्यादा डोज भी दिया गया, अगर गलती से कम ज्यादा डोज भी दिया गया तो ज्यादा व्यापद नहीं पैदा करता, मतलब जिसके साइड इफेक्ट्स कम हैं। अगर डोज गलत हो गया तो जिसके साइड इफेक्ट्स कम है। तो अविकारी च व्यापत्तौ न अति ग्लानिकरम च यत्, शरीर में ज्यादा नुकसान नहीं करता, ज्यादा ग्लानि ज्यादा मोह नहीं लाता। गंध वर्ण रसोपेतम, गंध वर्ण और रस इससे उपयुक्त है या इससे परिपूर्ण है। दिखने में खराब नहीं है, टेस्ट में खराब नहीं है और स्मेल में खराब नहीं है। अगर आपने मदन फल चूर्ण को देखा तो उसमें मधु के जैसी स्मेल आती है, थोड़ी थोड़ी मधु के जैसी स्मेल आती है। मदन फल चूर्ण जो है ये भले होता कड़वा है, लेकिन उसको हम वमनोपक द्रव्य के साथ दे सकते हैं या मदन फल का कल्प बना सकते हैं कोई, जिससे वो निगल सके। तो रसोपेतम हो गया। और वर्ण मतलब दिखने में भी ज्यादा विभित्स नहीं दिखता, दिखने में भी ज्यादा विभित्स नहीं दिखता। तो ये सब गुण वाले मात्रावत औषध उत्तम औषधि बताई है। क्या क्या? अल्प मात्रम, कम मात्रा में, महावेगम, ज्यादा वेग लाने वाला, बहुदोषहरम, पूरी तरह दोषों की क्वांटिटी और एक से ज्यादा दोषों को हरने वाला, सुखम, शरीर में आराम सुख लाने वाला, लघु पाकम, जल्दी पचने वाला, जल्दी इफेक्ट खत्म होने वाला, सुखास्वादम, सुखास्वादम के साथ गंधवर्ण रसोपेतम भी ले सकते हैं, व्याधि नाशनम, व्याधि का नाश करने वाला, अविकारी जब व्यापत्तो, ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है उसके, ऐसे औषधि होना चाहिए। तो वी विल स्टॉप हियर, द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू very much for coming. Have a nice day.